हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल यात्राइस पर आप सभी का स्वागत है। तो हमारा जो अभी लगातार जो कार्यक्रम चल रहा है, जो सीरीज चल रहा है, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो स्पीडी का करंट अफेयर है, उस प्रत्येक दिन हम 50 एमसीक्यू देखते हैं, साथ में उसके एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं और जो भी महत्वपूर्ण होती है घटनाओं से जुड़ा हुआ जो भी संबंधित तथ्य होता है उसको देखते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं कि 301 से लेकर 350 क्वेश्चन तक हम देखेंगे। इस वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 301 से लेकर 350 तक इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए तो देखते हैं। 350 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखना शुरू करेंगे इस वीडियो में। तो पहला प्रश्न है 301वां प्रश्न। अगर आप देखेंगे तो पहला प्रश्न है कि किस फुटबॉल क्लब ने इंडिया सुपर लीग का खिताब जीता है। तो इंडियन जो सुपर लीग हुआ है, फुटबॉल सुपर लीग जो हुआ है, इंडियन सुपर लीग हुआ है, उसका खिताब जो है मोहन बागान सुपर जायंट द्वारा जीता गया। तो इसको याद रखेंगे, मोहन बागान सुपर जायंट द्वारा जीता गया। चलिए देखते हैं 302 नंबर का जो प्रश्न है कि ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है। तो सुनील भारती मित्तल जी को सम्मानित किया गया है। तो यह ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है। तो सुनील भारती मित्तल जी को, इसको याद रखेंगे। 303 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीयों का नाम है। तो पूर्णिमा देवी वर्मन जी का नाम है। तो इसको भी याद रखेंगे। जो वुमन ऑफ द ईयर 2025 का जो लिस्ट है उसमें 13 लोग शामिल हैं, तो उसमें पूर्णिमा देवी वर्मन भी शामिल है भारत की तरफ से। इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 304 नंबर प्रश्न देखेंगे। 304 नंबर जो प्रश्न है कि किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए इन प्राउड का शुभारंभ किया है। तो केरल का जो है राज्य जो है सुरक्षित दवा वितरण के लिए इन प्राउड नामक जो है ऐप का विकास किया है। तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है। तो हार्ट लैम्प द्वारा हार्ट लैम्प है, ये कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ पुस्तक है हार्ट लैम्प। उसको अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार 2025 है उसके लिए सूचीबद्ध किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 306 नंबर है कि भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया। तो जापान के बीच। तो जापान और भारत के बीच जो है धर्म गार्जियन का आयोजन किया गया है, ये सैन्य अभ्यास है। और देखें कि ये पूछा गया था, आप देखेंगे कि 2014 में जो 64वां जब बीपीएससी हुआ था तो ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा लगातार 7वें वर्ष सबसे अच्छा शहर रहा है। तो आप देखें कि इंदौर जो है लगातार 7 वर्षों से लगातार टॉप पे है। जो स्वच्छता सर्वेक्षण भारत के अंदर होता है, जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मंत्रालय के तहत होता है, तो उसके माध्यम से देखेंगे कि इंदौर लगातार स्वच्छ शहर बना हुआ है। तो इसको याद रखेंगे और इस सर्वे को जरूर पढ़ेंगे क्योंकि सर्वे में बहुत सारा तथ्य है, तो आप वहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं। एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है। तो विराट कोहली सबसे तेज बनाने वाले खिलाड़ी है, विराट कोहली। चलिए आगे देखते हैं। किस देश को 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने के में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत द्वारा। और आईपीओ पढ़े होंगे पॉलिटी के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर आप आईपीओ के बारे में पढ़े होंगे, शेयर मार्केट के बारे में। वहाँ आप देखेंगे कि जब कंपनी को ऋण लेना होता है लोगों से तो आईपीओ जारी करता है। ये एक तरीका के पूंजी जुटाने का माध्यम है, तो आप याद रखेंगे। उस तरीके से बॉन्ड भी पढ़ते हैं, तो बॉन्ड भी क्या है, एक ऋण पत्र है, वो भी पूंजी जुटाने का माध्यम है। लेकिन वहाँ क्या होता है कि वहाँ एक निश्चित ब्याज दिया जाता है, एक सूद दिया जाता है। लेकिन आईपीओ में होता है, जो शेयर होता है उसमें कोई सूद नहीं दिया जाता। अगर कंपनी लाभ में जाएगी तो शेयर में लाभ होगा, अगर हानि में जाएगी तो हानि होगा। साथ में यहाँ देखेंगे कि जो आईपीओ होता है वहाँ मतदाता का अधिकार भी होता है, यानी मतदान करने का अधिकार भी जो आईपीओ लेता है, बॉन्ड शेयर लेता है तो उसका होता है, जबकि बॉन्ड में ऐसा कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो इसको याद रखिए, कैपिटल मार्केट का भाग है आईपीओ। तो भारत जो है आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पूरी दुनिया में पहले स्थान पर, इसको याद रखेंगे। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है। तो मोपा एयरपोर्ट जो है, अब ये मोपा एयरपोर्ट मैंने गूगल किया था तो ये गोवा में है, तो इसको भी याद रखेंगे। गोवा राज्य में है मोपा एयरपोर्ट, और इसको जो है हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार प्रदान हुआ है। तो इस हवाई अड्डा को जो है सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार प्रदान हुआ है भारत के मोपा एयरपोर्ट को, तो इसको याद रखेंगे। अब एक और हम देखें इसमें कि जो वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 है, जो स्काई ट्रैक्स द्वारा दिया जाता है, उसमें कोपेनहेगन एयरपोर्ट डेनमार्क को मिला, तो इसको भी याद रखेंगे। जो वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 है उसको किसको मिला है। तो कोपेनहेगन एयरपोर्ट जो है डेनमार्क में है, उसको मिला है, तो इसको भी याद रखेंगे इसके साथ।
किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो आईआईटी मद्रास ने। अब हाइपरलूप के बारे में जानते हैं। हाइपरलूप भी एक परिवहन का माध्यम है। परिवहन का माध्यम से रोड है, सड़क है, जलमार्ग आप देखते हैं, तो इस तरीक़ा से है। लेकिन ये काफ़ी तेज़ गति का ये परिवहन का माध्यम है। हाइपरलूप काफ़ी तेज़ गति से है। ये एक तरीका का मिनी मेट्रो, छोटा सा मेट्रो के रूप में है, छोटा छोटा कैप्सूल के रूप में काम करता है ये। तो हाइपरलूप भी क्या है? परिवहन का माध्यम है। इसको देखेंगे, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो बिस्वा राजकुमार। इसको याद रखेंगे, बिस्वा राजकुमार द्वारा मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता गया। इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में 27वें पश्चिम क्षेत्रीय परिषद का बैठक कहाँ हुआ है? तो पुणे में हुआ है। इसको याद रखें, पश्चिम क्षेत्रीय परिषद का बैठक कहाँ हुआ है? तो पुणे में हुआ है। अब आपसे यहाँ सवाल आ सकते हैं, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण होता है वहाँ डिबेट करते हैं, तो क्षेत्रीय परिषद का गठन के बारे में पूछा सकता है। तो देखेंगे कि क्षेत्रीय परिषद, अभी देखेंगे भारत में 5 मुख्य क्षेत्रीय परिषद, जिसका गठन किसके माध्यम से हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया था। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था 1956 का, उसके द्वारा जो है क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। और क्षेत्रीय परिषद इस प्रकार से क्या हो गया? इस प्रकार से एक वैधानिक निकाय हो गया। इसको याद रखेंगे, यह एक वैधानिक निकाय, क्योंकि बीपीएससी में स्टेटमेंट भी आ सकता है और इससे काफ़ी महत्वपूर्ण होता है टॉपिक पॉलिटी का। तो ये वैधानिक निकाय है और ये संवैधानिक निकाय नहीं। इसको याद रखेंगे, वहाँ दे सकता है कि ये संवैधानिक निकाय, ऐसा नहीं है, ये वैधानिक निकाय है। बस इसको याद रखेंगे कि ये क्या है? वैधानिक निकाय है। और जो प्रत्येक जो क्षेत्रीय परिषद होता है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? गृह मंत्री होता है। और हर क्षेत्रीय परिषद में कुछ राज्य होते हैं और उस राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं, उस क्षेत्रीय परिषद के अधीन आने वाले राज्य के, वो रोटेट के आधार पे उपाध्यक्ष बनते रहते हैं। तो इसको भी याद रखेंगे। और अब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए कि बिहार किस क्षेत्रीय परिषद में, किस जोन में है? तो आप याद रखेंगे कि बिहार जो है प्रांत पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद में आता है। तो इसको भी याद रखेंगे, पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद में क्या है? बिहार आता है। तो इसको याद रखेंगे। और पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन सा राज्य है? तो पहला तो बिहार है, फिर देखेंगे कि इसमें झारखंड है, फिर उड़ीसा है, और पश्चिम बंगाल है, और वेस्ट बंगाल है। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में। इसको याद रखेंगे, कोलकाता में इसका मुख्यालय है। तो इसको याद रखेंगे, ये बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक और क्षेत्रीय परिषद है, उसके बारे में देख लेते हैं। जो छठा क्षेत्रीय परिषद है, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद बनाया गया बाद में। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद अधिनियम 1971 के तहत इसका निर्माण किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग में है, शिलोंग मेघालय के अंदर। तो इसको भी याद रखेंगे। तो कुल मिला के भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद है? 6 है। 5 का निर्माण किसके माध्यम से हुआ है? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से हुआ है। जबकि 1 का निर्माण किसके माध्यम से हुआ है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद अधिनियम 1971 के तहत किया गया है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। गवाह संरक्षण योजना, गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य ने लाया? हरियाणा ने। इसको याद रखना, हरियाणा द्वारा जो है गवाह संरक्षण योजना 2025 को लाया गया है। तो गवाह याद रखेंगे, गवाह संरक्षण योजना हरियाणा द्वारा 2025 में लाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है? तो भारत, मतलब इसमें प्रथम स्थान किसका है? तो डिजिटल पायलट लाइसेंस कौन जारी करने में पहला स्थान पे है? चीन है। दूसरे स्थान पे कौन है? भारत। इसको याद रखेंगे। किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित किया है? आईआईटी मद्रास। इसको याद रखें, आईआईटी मद्रास द्वारा जो है स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS का विकास किया गया। तो आपसे सीधा सवाल आ सकता है कि IRIS क्या है? तो यह स्वदेशी अंतरिक्ष चिप है। इसको याद रखेंगे, स्वदेशी अंतरिक्ष चिप है। इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। विश्व मातृभाषा दिवस की तारीख क्या है? तो 21 फरवरी। इसको याद रखेंगे। विश्व मातृभाषा दिवस की तारीख क्या है? 21 फरवरी को है। आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 318 नंबर जो प्रश्न है कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक किसे बनाया? तो राजेश निर्वाण जी को बनाया गया। तो ये पूछने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि देख रहे हैं कि अभी जो है वायुयान काफ़ी एक्सीडेंट, कई दुर्घटनाएं अभी हाल फिलहाल में घटी थी। तो इसलिए ये जो प्रश्न है जरूरी हो जाता है कि नागरिक सुरक्षा, जो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो है, उसके नए महानिदेशक किसे बनाया गया? तो राजेश निर्वाण जी को बनाया गया। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो जो है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी इसका नाम है। और ये जो है, ये किसके अंतर्गत है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत भारत सरकार के अंतर्गत आने वाला बॉडी है। तो इसको याद रखेंगे। यह जो बॉडी है किसके अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत आता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। इसको याद रखेंगे। नई दिल्ली में क्या है? हेड क्वार्टर है। इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं। इसका मुख्य काम क्या है? कि हवाई अड्डों पर सुरक्षा मानक और प्रक्रियाएं का निर्धारित करना। तो जो हवाई अड्डा है उसका सुरक्षा मानक और प्रक्रिया का निर्धारण करता है, कि ताकि जो है नागरिकों की सुरक्षा किया जा सके और बेहतर संचालन किया जा सके। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसको याद रखेंगे।
किस राज्य की वन प्रबंधन योजना को स्कॉच पुरस्कार दिया गया है? तो देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन है, स्कॉच पुरस्कार किस राज्य की है? नागालैंड के है। तो नागालैंड की योजना को स्कॉच पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक है। और बिहार जो है मध्यम प्रदर्शन करने वाला राज्य है। बिहार की जो है अलग से कोई रैंक नहीं दिया गया, तो मैंने इसमें बिहार का रैंक सर्च किया था, क्योंकि बीपीएससी के लिए काफ़ी जरूरी हो जाता है, 71वीं बीपीएससी के लिए। चलिए आगे देखते हैं। मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? 20 फरवरी को। यह पूछे जाने की संभावना काफ़ी कम है कि मिजोरम राज्य का स्थापना दिवस कब है? 20 फरवरी को। चलिए देखते हैं। हाल में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी बनाया गया? तो डिब्रूगढ़ को असम राज्य की दूसरी राजधानी बनाया गया है। तो असम की दूसरी राजधानी किसे बनाया गया? डिब्रूगढ़ को। इसे एक सवाल पूछा जाता है, तो असम की दूसरी राजधानी को ना डिब्रूगढ़ है। आगे देखते हैं। 5वीं बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडोनेशिया के बाली में किया गया। कोमोडो का आयोजन कहाँ किया? इंडोनेशिया के बाली शहर में। इसको याद रखेंगे, इंडोनेशिया के बाली शहर में इसका आयोजन किया गया है। कोमोडो के बारे में देख लेते हैं। जो कोमोडो जो सैन्य अभ्यास है, इसमें कुल 38 देश है, उसमें भारत भी शामिल है। इसको याद रखें, कुल 38 देश है और भारत भी इसमें शामिल है। और यह नौसैनिक अभ्यास है। यह क्या है? नौसैनिक अभ्यास है। यह नौसैनिक अभ्यास है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस देश की महिला खिलाड़ी बेथ मूनी को 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया की है। तो ये नहीं पूछेगा कि किसे दिया गया, आईसीसी मंथ ऑफ द प्लेयर दिया गया है जनवरी 2025 में, ये नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, बेथ मूनी याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट खिलाड़ी है। बेथ मूनी क्या? ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट खिलाड़ी है, बस इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। चर्चा में रहा मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? अली ए लीगोंग है। तो आपसे ये करंट में रहा है, तो याद रखेंगे मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार क्या है? अली ए लीगोंग है। अब बीपीएससी में क्या होता है कि जो सारे एग्जाम जो है बीपीएससी और चार कम्पिटेटिव एग्जाम हमें जनरली पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो मिसिंग जनजाति के बारे में जान जाते हैं। मिसिंग जनजाति असम एवं अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, मुख्य रूप से असम एवं अरुणाचल प्रदेश। इसको याद रखेंगे, मुख्य रूप से असम और अरुणाचल प्रदेश में मिसिंग जनजाति पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो जोमेल बारेकन वेस्ट इंडीज के उनको चुना गया। ये प्रश्न नहीं पूछेगा, बस याद रखिएगा कि जोमेल बारेकन कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, बस इसको याद रखिएगा, बाकी खत्म होगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू किया? एलआईसी द्वारा। वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू किया? एलआईसी द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट खेल 2027 में किस देश में आयोजन होगा? तो सऊदी अरब में। सऊदी अरब में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल आयोजन होगा 2027 में, तो इसको याद रखेंगे, सऊदी अरब में इसका आयोजन होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है? उत्तर प्रदेश की। तो इसको याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य पहला राज्य बना है जहाँ की विधानसभा अनुवादक सुविधाओं से लैस है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है सेबी, और इन्वेस्टमेंट की सहायता के लिए जो है ये मित्रा लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म सेबी द्वारा। चलिए देखते हैं। सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था। जब इसकी स्थापना 1988 में हुई थी तो यह एक गैर वैधानिक निकाय था, मतलब किसी भी एक्ट के माध्यम से इसे नहीं बनाया गया था, ना ही पार्लियामेंट के एक्ट के माध्यम से, ना ही राज्य के एक्ट के माध्यम से बनाया गया था। इसलिए यह क्या थी? गैर वैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय थी, क्योंकि संविधान में इसका कहीं भी चर्चा नहीं है, किसी भी अनुच्छेद में इसकी चर्चा नहीं है। लेकिन बाद में चल के 1992 में जो है सेबी को क्या बना दिया गया? वैधानिक निकाय बना दिया गया सेबी एक्ट के माध्यम से। सेबी एक्ट के माध्यम से 1992 में इसको वैधानिक निकाय बना दिया गया है। और आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 331 नंबर, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो आयुष मंत्रालय। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो आयुष मंत्रालय द्वारा यह किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी के हैं, जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा जो है किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो एस चंद्रशेखर जी को किया गया है। एस चंद्रशेखर जी को ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 335 नंबर प्रश्न है कि भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ितों को अब 8 की जगह 10,000 रुपये मासिक सहायता देगी? पंजाब राज्य ऐसा करेगा। पंजाब राज्य जो है, जो तेजाब हमले से पीड़ित है, उसको जो है 8 की जगह 10,000 रुपया प्रदान करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को। याद रखें, इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। 20 फरवरी को सामाजिक
विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को, इसको याद रखेंगे। आईसीसी अवार्ड 2024 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी माना गया? तो जसप्रीत बुमराह को, इसको याद रखेंगे। पूछा जा सकता है, वीवीआई क्वेश्चन हो गया। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि आईसीसी अवार्ड 2024 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी माना गया है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब कौन जीता है? तो मेडिसन कीज नाम है इनका। मेडिसन कीज जो है ये महिला ओपन का खिताब जीती ऑस्ट्रेलिया जो है। तो देखिए इस तरीके के जो बैडमिंटन के खिलाड़ी टेनिस खेल है वो 4 प्रकार के होता है, इसका देखेंगे तो 4 जो है ऑस्ट्रेलियन है और फ्रांस में होता है। तो इस तरीके के विंबलडन है। तो ये 4 के बारे में जाने और ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं होता है, कभी कभी पूछता है क्योंकि बीपीएससी में पूछा जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की जो महिला एकल का खिताब है कौन देती है? मेडिसन कीज जो है वो उनके द्वारा जीता गया। जबकि पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है? तो जैनिक नाम है उनका, जैनिक सीनर द्वारा जो है ये जीता गया है। तो पुरुष एकल कौन जीता है? जैनिक सीनर ऑस्ट्रेलिया ओपन का, और महिला एकल कौन जीता है? मेडिसन कीज द्वारा जीता गया है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब कौन जीता है? तो जैनिक सीनर द्वारा, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 6ठा स्थान है। भारत का जलवायु जोखिम सूचकांक में 6ठा स्थान है, इसको याद रखेंगे। और ये किसके द्वारा जारी होता है? तो जर्मन वाच संस्था के द्वारा यह जारी होता है। किसके द्वारा? जर्मन वाच नामक एक संस्था, उसके द्वारा यह जारी किया जाता है। तो जर्मन वाच संस्था द्वारा जलवायु जोखिम सूचकांक जारी किया जाता है। भारत का स्थान 6ठा है। पहले स्थान पे कौन है? डोमिनिका है। डोमिनिका को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका याद रखेंगे। पहले सर्वाधिक जलवायु जोखिम से जूझने वाला या फिर उस पर प्रभाव पड़ने की जो सर्वाधिक संभावना है किस पे? डोमिनिका पे, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 30 से 41 नंबर कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में, इसको याद रखेंगे। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन जो है बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। अब एक शब्द आता है विजिंग कन्वेंशन, इसको बोला जाता है। महिलाओं के अधिकार के लिए एक विजिंग कन्वेंशन हुआ था, इसको भी याद रखें। विजिंग कन्वेंशन इसको बोला जाता है। आगे देखते हैं 342 नंबर जो प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वया वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? तो पांडुचेरी है। पांडुचेरी में आयुष्मान भारत वया वंदना योजना की शुरुआत किया गया है पुडुचेरी में, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हाल में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो माउंट डुकोनो ज्वालामुखी इंडोनेशिया के, इसको याद रखेंगे। इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो आपको केवल यह याद रखना है कि माउंट डुकोनो ज्वालामुखी कहाँ है? तो इंडोनेशिया के अंदर है। चलिए अगला देखते हैं। 340 नंबर प्रश्न बताता है कि जो आनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान केरला में है। और राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना देखेंगे तो इसकी भी स्थापना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत होता है, इसको याद रखेंगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत किया जाता है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार किसी के माध्यम से हो सकता है, इसको भी याद रखें। ऐसा नहीं कि नेशनल पार्क है तो केंद्र सरकार ही इसकी स्थापना करेगी, नहीं, राज्य सरकार नोटिफाई करता है, इसको भी याद रखेंगे। और जो नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो नेशनल पार्क इन सिटू कंजर्वेशन का एक प्रकार है, इसको भी याद रखेंगे। इन सिटू कंजर्वेशन का एक प्रकार है। चलिए आगे देखते हैं। 345 नंबर जो हमारे समक्ष प्रश्न है कि उत्तराखंड में आयोजित 68वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था? तो ग्रीन गेम्स था। 68वीं राष्ट्रीय खेल जो हुआ था तो उसमें क्या था? उसका खेल का जो विषय था ग्रीन गेम्स था। मतलब हम चारों तरफ पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण अवेयरनेस फैलाने के लिए खेल में भी हम जो खेल में जितने सारे इवेंट होता है, जितने सारे हम इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं, तो उसमें भी हम ग्रीनरी पर ध्यान देते हैं। उसमें भी हम ध्यान दे रहे हैं कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले वस्तुओं को उसे बाहर किया जा सकता है, इसलिए इसका नाम ग्रीन गेम्स रखा गया था। तो आपसे पूछा जाएगा सीधा कि 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड में, इसको याद रखेंगे। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ? उत्तराखंड में, इसको पहले याद रखेंगे। दूसरा कि सर्वाधिक मेडल कौन जीता है? तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा जो है सर्वाधिक मेडल जीता गया है। तो इस जो आयोजन हुआ 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ उसमें सर्वाधिक मेडल कौन जीता है? तो सर्विसेज द्वारा जीता गया, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा जीता गया। राज्यों में दूसरे स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र राज्य में प्रथम है, तो इसको याद रखेंगे। महाराष्ट्र राज्य में प्रथम स्थान रहा है, सर्वाधिक गेम यहाँ जो है मेडल जीता है। चल देखते हैं 346वां प्रश्न। चर्चा में रहा हिंदू सिख धर्म तीर्थ स्थल जो है मणिकरण किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में, इसको याद रखेंगे। मणिकरण का हिमाचल प्रदेश है, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है और हिंदू और सिख धर्म के लिए प्रसिद्ध है। हिंदू और सिख धर्म के लिए प्रसिद्ध है, इसको याद रखेंगे। हिंदू और सिख धर्म के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं जो हमारे समक्ष है 347 नंबर प्रश्न की भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसे लॉन्च किया है? तो जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया है, जितेंद्र सिंह जी द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 348 नंबर जो प्रश्न है
कि किस राज्य में पहली ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है, तो राजस्थान द्वारा ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया, राजस्थान द्वारा ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। तो आपसे एक प्रश्न आ सकते हैं, ग्रीन बजट होता है क्या, ग्रीन बजट क्या है। तो जैसे कि जानते हैं कि सरकार जो बजट जारी करती है, भारत सरकार 112 के तहत भारत सरकार द्वारा ग्रीन बजट जारी किया जाता है। जबकि तो ग्रीन बजट का मतलब समझते हैं। ग्रीन बजट में अगर देखेंगे अब, तो ग्रीन बजट में क्या होता है कि सरकार बजट जारी करती है, तो आर्टिकल जो है 112 के तहत जो है भारत सरकार बजट जारी करती है, अनुच्छेद 173 के तहत। और इस बजट में क्या होता है कि सरकार के आय और व्यय का खर्च होता है, आय और व्यय पर खर्च होता है। सरकार आय और व्यय का जो है बजट में एक सूची प्रस्तुत करती है कि कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, ठीक है ना। तो साथ में इस बजट में जब ग्रीन बजट की हम बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारे आय व्यय से, मतलब हम जो निर्माण कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें पर्यावरण का कितना नुकसान हो रहा है, और भारत सरकार या फिर सरकार जो है बजट के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या काम कर रही है, कितना खर्च पर्यावरण पे हो रहा है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कितना खर्च उस बजट में हो रहा है। तो इसीलिए इसको ग्रीन बजट भी बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 349 नंबर जो प्रश्न है कि भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया, दुबई में। दुबई में किया गया, तो इसको भी याद रखेंगे, दुबई में किया गया है। भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम है, तो याद रखें कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई में हुआ था, उसका थीम क्या था, भविष्य के सरकारों का निर्माण, भविष्य के सरकारों का निर्माण, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब कौन जीता, तो पंकज अडवाणी जी है। तो राष्ट्रीय जो स्नूकर चैंपियनशिप है पंकज अडवाणी जी द्वारा जीता गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो था। अब हम प्रत्येक दिन आप लोगों को 2-3 बात बताएंगे। पहला बात तो कि कुछ चैप्टर्स जो है आपको निश्चित तौर पे पढ़ना चाहिए, स्पेशली उस चैप्टर को जाके पढ़ना चाहिए। तो आपको आज जो हम टास्क दे रहे हैं आप लोगों को कि आपको क्या करना है, तो एक तो आप सरकारी आयोग पढ़ेंगे, सरकारी आयोग पढ़ेंगे। दूसरा पूंछी आयोग पढ़ के आएंगे, पूंछी आयोग और सरकारी आयोग पढ़ेंगे। केंद्र राज्य संबंध से जुड़ा हुआ है, तो ये सब सवाल सीधे आ जाता है, सरकारी आयोग किससे जुड़ा हुआ है, पूंछी आयोग किससे जुड़ा हुआ है, सीडीएस में प्रश्न आया, यूपीएससी में प्रश्न आया है। तो आप इसके बारे में थोड़ा जाके गूगल पर डिटेल पढ़ेंगे या फिर चैट जीपीटी से अध्ययन करेंगे सरकारी आयोग और पूंछी आयोग के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड माई वीडियो, प्लीज़ शेयर इट, थैंक यू।